हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रामर का एक भाग। आप इसे बचपन से जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और इसके बारे में काफ़ी अच्छे से आप पहचानते हैं। मैं बात कर रही हूँ सभी के नाम के बारे में, अर्थात सर्वनाम के बारे में। जी हाँ, सर्वनाम जो जिसका अगर हम अलग अलग इन शब्दों को करें या ये देखें कि सर्वनाम किन दो शब्दों के जोड़ से बना है, तो ये हम कह सकते हैं कि सर्व धन नाम अर्थात सबका नाम, इसको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। अब ये जो नाम है, जैसा कि इसका नाम है सर्वनाम, अर्थात सभी के नामों के स्थान पर ये प्रयोग होता है। अब नाम का मतलब होता है नाम अर्थात संज्ञा, यानी कि इसकी परिभाषा हम अक्सर लिखते हैं कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज आपने सर्वनाम के देखिए दो दो तीन तीन नए नए परिभाषाएं जान ली कि सर्वनाम अर्थात सभी का नाम, अर्थात नाम की स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और इसका उदाहरण अगर हम देखें तो राधिका विद्यालय जा रही है, वह बहुत होशियार है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। यानी हमने संज्ञा की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द की बार बार होने वाली आवृत्ति को दूर करने के लिए किया। ठीक है। तो आवृत्ति को दूर करने के लिए एक नया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पुनरुक्ति कहते हैं उसे। ठीक है। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए या पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि मैंने अभी जो आपको उदाहरण बताए हैं, ये उदाहरण के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि राधिका विद्यालय जा रही है। अगर हम सिर्फ संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करें तो राधिका बहुत होशियार है, राधिका के माता पिता राधिका से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये चीज़ें राधिका राधिका बार बार थोड़ी अटपटी सी लगती हैं। इसी कारण उनके स्थान पर हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह बहुत होशियार है, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। अब ये जो हमने उसे, वह, उसके, इन शब्दों का प्रयोग किया है, इसे ही सर्वनाम कहते हैं। और ये किसके स्थान पर आए हैं, राधिका के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो राधिका के स्थान पर आए हैं, इसलिए इसे सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण भी आपने देख लिए, वह, उसे, उसके, है ना। वैसे ही अगर हम किसी भी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो भी सर्वनाम ही होंगे। ठीक है। तो वही आपके आगे के उदाहरण में दिया गया है कि सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है, सुरेश कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुरेश का ही बार बार जिक्र किया जा रहा है, और अगर हम अनुच्छेद में उसका जो कहना चाहिए एक सौंदर्य होता है, एक सुंदरता जो होती है, पढ़ने में मज़ा जो आता है, वो ख़त्म हो जाता है बार बार उसी शब्द का इस्तेमाल करने से। इस कारण हम जब शब्दों को बदल देते हैं तब देखिए वो कितना अच्छा लगता है कि सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है, वह कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वह अपनी कक्षा का गौरव है और अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो शब्द बदलने से कितनी सुंदरता आ जाती है उस पैराग्राफ में। तो आपने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं इनके प्रकारों पर या भेद पर। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है,
पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसे और आंतरिक रूप से कहें या और अच्छे से पूरे तीनों भेदों के साथ में हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। आप आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही जानिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में मिलकर दोनों बातें कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए। मैं स्कूल जा रहा हूँ, बोलने वाला अपने लिए बोल रहा है। तुम क्या कर रही हो, दूसरे से पूछा जा रहा है और वह आज नहीं आएगा, तीसरे के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं, तुम, वह, ये तीनों के तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगर आपको कोई चीज़ निश्चित पता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह व्यक्ति क्रिकेटर है, यह व्यक्ति फुटबॉलर है, यह व्यक्ति नेता है, यह व्यक्ति राजनीतिज्ञ है ना, यह व्यक्ति कोच है। तो अगर आप निश्चित रूप से किसी चीज़ को पहचान सकते हैं तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वह मेरा विद्यालय है या उसे इधर लाओ। अब उसे में आप कई सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं आप उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। किसी के साथ कोई खड़ा है तो आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आपके सामने जो खड़ा है उसे मेरे सामने लेके आओ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप निश्चित रूप से उसे जान रहे हैं और जिसको आप कह रहे हैं वो भी उस वस्तु को या व्यक्ति को जान रहा है। इसलिए जब जहाँ निश्चितता होती है कि निश्चित रूप से यही चीज़ें हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में आपने देखा है कि वह मेरा विद्यालय है। पहले उदाहरण में हमने देखा कि वह मेरा विद्यालय है, यानी आप विद्यालय की तरह इंगित करते हुए आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा विद्यालय है। तो ये चीज़ क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल इसके विपरीत होगा, यानी आप न तो वस्तु को पहचानेंगे और ना ही चीज़ों को पहचानेंगे, ना व्यक्ति को पहचानेंगे, है ना। आपको नहीं पता है कि सामने आपके है क्या, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे चाय में कुछ पड़ा हुआ है। अब ये कुछ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें क्या पड़ा है, अर्थात उसमें चाय पत्ती भी पड़ी हो सकती है। चाय बनाते समय हमने जब क्या बोलते हैं पानी लिया था, मे बी उसमें पानी में कुछ पड़ा हो, लकड़ी हो, कचड़ा हो, बाल उड़ के गिर गया हो, है ना, अदरक का कोई छिलका हो, या अदरक इलायची का छिलका रह जाता है तो वो अगर चाय पत्ती के चाय छन्नी में अगर छेदा रह गया हो और उससे अगर वो छन के आ गया हो तो, या जिस कप में हमने चाय छानी है उसमें कुछ लगा हो, वो चाय छानने के कारण उसमें ऊपर दिख रहा हो। ठीक है, तो वो कुछ मतलब अनिश्चितता है वहाँ पे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कुछ क्या है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पिताजी बाहर कोई बुला रहा है और चाय में कुछ पड़ा हुआ है। अब पिताजी, घर के अंदर से किसी की आवाज़ आई आपको, आप घर के अंदर हैं और आप अपने पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी कोई बाहर आपको बुला रहा है। तो सीधी सी बात है, आप भी नहीं जानते कि वो घर के बाहर जो खड़ा है वो कौन है ना। तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है संबंधवाचक। तो संबंध में आपको संबंधवाचक सर्वनाम नाम पढ़ने से ही समझ में आता है कि जब शब्दों का प्रयोग या जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए हो, तब वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वो पास होगा। ठीक है, परिश्रम करेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो लिखेगा वह अच्छे नंबर लाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो आप जो और वो शब्दों के माध्यम से या जैसा या वैसा शब्दों के माध्यम से आप संबंध बता रहे हो। किसमें? उसके फल से संबंध बता रहे हो, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, मतलब इसका उपयोग हम किसके लिए करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए करेंगे। और प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो। ठीक है,
ये सारी चीज़ें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आखिरी सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। निज यानी अपने लिए। हम अपने लिए, स्वयं के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपने आप चला जाएगा, मैं अपना काम करूँगा। तो ये सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्दों के प्रकार हैं। और यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण आप ये भी कर सकते हैं कि मैं स्वयं अपने गमलों में पानी दूंगा, मैं स्वयं अपना काम करूंगा, मैं स्वयं अपना बैग जमाऊंगा, मैं स्वयं तैयार हो जाऊंगा, मैं खुद पानी पी लूँगा, है ना, मैं खुद खाना ले लूँगा, मैं खुद काम कर लूँगा। खुद, स्वयं, अपना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पर हमने जिन भी शब्दों का प्रयोग किया वो क्या है बेटा, सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, एक चीज़ आपको और जाननी है इसमें कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं उस पर लिंग तथा क्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप क्या कर रही हैं, यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, स्त्रीलिंग का। आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। बड़ों से यदि आप पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, आप शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। मैं खेलती हूँ, मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिया का, लिंग का बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसमें, और लिंग के साथ साथ क्रिया का भी प्रभाव पड़ रहा है। लड़की अगर कोई क्रिया कर रही है तो वो बोलेगी मैं खेलती हूँ, और लड़का अगर कोई क्रिया कर रहा है तो बोल रहा है मैं खेलता हूँ, है ना। तो लिंग के आधार पर भी क्रिया बदल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको जाननी है कि इसकी जो पहचान है वो क्रिया शब्दों से ही होती है ना। तो जैसे ही क्रिया शब्द बदलते हैं लिंग के हिसाब से, तो सर्वनाम शब्दों को भी बदलना पड़ जाता है ना। एक वचन और दो वचन, बहुवचन भी जो होते हैं, तो एक वचन और बहुवचन के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं है एक वचन में तो हम हो जाएगा बहुवचन में, वह है एक वचन में, वे हो जाएगा बहुवचन में, यह का ये, इसे का इन्हें, वैसे ही उसे का उन्हें, उसका उनका, इसका इनका, मेरा हमारा। इस तरीके से एक वचन और बहुवचन में क्रिया का रूप बदलता है। तो इस पाठ में हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिया शब्द से सर्वनाम के लिंग की पहचान होती है, ठीक है। और वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने जानी। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं आपको, यहाँ पर आपने देखा था और मैंने बताया भी आपको कि लिंग का प्रभाव भी पड़ता है, मगर लिंग में कई बार हम देखते हैं कि एक ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, और हम लिंग की पहचान हम क्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। अगर खेलती हूँ शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो स्त्रीलिंग हो गया, और खेलता हूँ शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो पुल्लिंग हो गया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि सर्वनाम शब्दों की पहचान, सर्वनाम शब्दों में लिंग की पहचान हम क्रिया से करते हैं, ठीक है। और वचन के आधार पर सर्वनाम शब्दों के रूप बदल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है सर्वनाम पे, वचन का प्रभाव पड़ता है, लिंग वही रहता है, लेकिन लिंग की पहचान हम क्रिया शब्दों से करते हैं, ठीक। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर और जो बुक का व्याकरण गतिविधि वाला कार्य है वो आप पूर्ण कर लीजिएगा। अपने बुक में देख करके आपके आंसर की में आपको दिया गया है, ये पिछले महीने का वर्क था, तो आप उसको देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कुछ परेशानी हुई तो ज़रूर आप मुझसे बात कर सकते हैं।